गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डर लेक्चर 4 होने के बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर के हम लोग बढ़ने वाले हैं लेक्चर 5 की तरफ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हंगर हार्डशिप एंड रिवोल्ट के बारे में। और खासकर हम पढ़ेंगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट और वहाँ पे जो वुमेन का रोल था उसके बारे में। इस लेक्चर 5 में हम लोग देखने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने ट्रीटी ऑफ वियना के बाद हमने देखा था कि वहाँ पे यूरोप में बहुत सारी हलचल हुई थी। फिर हमने देखा था जुलाई रेवोल्यूशन 1830 का, कि जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी उसके बाद जब अपहीवल टुक प्लेस हुआ, कब हुआ, वो फ्रांस में हुआ। फ्रांस में फिर से एक बार जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, जब फिर से एक बार जो किंग थे, बर्बन किंग थे, लुईस 16 के जो फैमिली थे, उनको फिर से एक बार उनके गद्दे पे से हटा दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं 1830s के बाद से, ठीक है। फिर हम देखते हैं हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में। यहाँ पे है द 1830s वे ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। यानी कि जब फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, उसके बाद पूरे यूरोप की हम बात करें कि 1830 में क्या था। 1813 में ये था कि ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप हुआ सारे जगह पे। क्यों हुआ ये? क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी जो था उसमें ये देखने को मिला कि पूरे यूरोप में जो पॉपुलेशन था वो काफी बढ़ चुका था। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी जो चल रही थी। अब देखिए, इस शताब्दी को हम कैसे कहते हैं, जैसे अभी हम कहते हैं कि अभी हम 21st सेंचुरी में, ठीक है, बट 21st सेंचुरी हम कहते हैं, बट हमारा जो ईयर है वो है 2021, ठीक है। तो जब हम 21st सेंचुरी की तरफ अप्रोच करते हैं तो उसे हम 21st सेंचुरी कहते हैं। जैसे 1830, तो 1830 में हम कहेंगे कि 19th सेंचुरी ये चल रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी का था, इसमें पूरे यूरोप में जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो काफी हद तक बढ़ गई थी। इसके कारण ये हो रहा था कि देयर आर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। यानी कि सीकर्स ऑफ जॉब यानी कि जो जॉब ढूंढने वाले लोग हैं वो काफी ज्यादा हो गए थे, और एम्प्लॉयमेंट काफी कम था। यानी कि एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था। क्या हो गया था? अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के बीच में फैल रहा था। नंबर ऑफ जॉब सीकर्स ज्यादा थे और एम्प्लॉयमेंट काफी कम था। Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. गांव गांव से लोग निकल के आ रहे थे और कहाँ पे जा रहे थे? सिटीज में जा रहे थे, ताकि उन्हें काम की तलाश से उन्हें काम मिल सके, और वो जाके स्लम्स में, ओवर क्राउडेड यानी कि काफी भीड़ वाली जगह पे जाके वो रह रहे थे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेयर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम imports ऑफ चीप मशीन मेड गुड। उस टाइम पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं था। इस बात की जो जिक्र है वो लास्ट वीडियो में भी हमने करा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी वो पूरे यूरोप में लेट 19th सेंचुरी में हुई थी, ठीक है। फिर ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, इन ये जो टाउन के प्रोड्यूसर्स थे, इन्हें बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि ये मैनुअली चीज़ें बनाते थे। जो टाउन के प्रोड्यूसर्स थे वो चीज़ें कैसे बनाते थे? वो चीज़ें बनाते थे मैनुअली। बट ये जो इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, वो भी अर्ली 19th सेंचुरी में। यानी कि पूरे यूरोप में लेट 19th सेंचुरी में हुआ, और इंग्लैंड में बहुत जल्दी हो गया था अर्ली 19th सेंचुरी में। तो यहाँ से जो सामानें आने लगी, जब मशीन के थ्रू सामान बनता था तो उसमें टाइम बहुत कम लगता था, लेबर बहुत कम लगते थे। उस कारण उसका जो दाम था वो काफ़ी सस्ता था, जो कि हाथ से मैनुअली बनाना जाए। लाइक कि अगर कोई सामान मैनुअली बन रहा है, तो मैनुअली में अगर 50 वर्कर्स लगते हैं, तो वही सामान अगर मशीन पे बन रहा है तो उसमें मिनिमम से मिनिमम 10 वर्कर्स लगेंगे, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 ओके। तो ऐसे में देखा जा रहा था कि जो सामान मशीन बन रहे थे, मशीन मेड गुड्स जो बन रहे थे, जो इंडस्ट्री में सामान बन रहे थे, वो सस्ते हो रहे थे इन कंपैरिजन किसके? जो लोग मैनुअली बना रहे थे टाउन में। तो उनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन ऑन द कंटिनेंट। यानी कि कंटिनेंट में किसी और कंट्री के अलावा जो इंग्लैंड था, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया था, स्पेशली इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। यानी कि जो कपड़ों का प्रोडक्शन था, इसमें इंग्लैंड अर्ली 19th सेंचुरी यानी कि 1800 समथिंग के ईयर की स्टार्टिंग से ही जो इंग्लैंड था वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में एडवांस होने लगा था, और वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन काफ़ी चीप, काफ़ी सस्ता सामान देने लगा था, और काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगा था। जिस कारण सिटी में रहने वाले बाकी सारे लोगों को, बाकी सारे जो टाउन के प्रोड्यूसर्स थे, इन्हें बहुत दिक्कतें आ रही थी। और ऐसा कि हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बढ़ रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था, 19th सेंचुरी में फर्स्ट हाफ के पॉपुलेशन काफ़ी ग्रो कर गया था पूरे यूरोप का, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि इसका नाम ही है नेशनलिज्म इन यूरोप, ओके। फिर हम देखते हैं
The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in the town country. देखिए, जब लोगों की जनसंख्या बढ़ गई तो जो फूड प्राइसेस है, जो खाने का दाम है, वो भी बढ़ गया। साथ ही में एक साल ऐसा आया जहाँ पे उन्हें उन्हें बैड हार्वेस्ट मिला। बैड हार्वेस्ट यानी कि किसी कारणवश जो उनका फसल है वो बर्बाद हो जाना, ठीक है। तो उनका फसल बर्बाद हो गया, तो उस कारण लोगों में क्रूरता आ गई, काफ़ी जो दाम है वो बढ़ गए, काफ़ी ज़्यादा लोग भूख से मरने लगे, ठीक है। तो पूरे टाउन और कंट्री में लोग भूख से बेहाल होके मरने लगे, ठीक है। फूड प्राइसेस काफ़ी स्ट्रांगली बढ़ गए, ठीक है। फिर हम देखते हैं ईयर 1848 का, ठीक है। ईयर 1848 वाज वन सच ईयर। ये एक ऐसा ईयर था जहाँ पे जो फूड शॉर्टेज यानी कि खाने की कमी और अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम सीमा पे थी, ठीक है। इतने चरम सीमा पे थी कि इसने पेरिस की पॉपुलेशन, पेरिस यूरोप में है, ठीक है, फ्रांस के बगल में, ठीक है। तो जो पेरिस की पॉपुलेशन है इसे ये जो 1848 ईयर है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और फूड शॉर्टेजेस काफ़ी ज़्यादा हो गए, इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया 1848 में ने कि इन सारे पेरिस की पॉपुलेशन को रोड पे लाके रख दिया, ठीक है। कहाँ पे आ गए पेरिस की पॉपुलेशन? रोड्स पे आ गई। किस लिए? खाने के दाम के लिए, खाने के लिए और साथ ही में एम्प्लॉयमेंट के लिए। बैरिकेड्स वेयर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। जब हमने पढ़ा था जुलाई रेवोल्यूशन, तो हमने ये देखा था कि फ्रांस में कि ये जो बॉर्बन किंग थे उनको हटा के जो लुइस फिलिप थे उस समय वो कंस्टिट्यूशनल मोनार्की के थ्रू वो वहां पे आए थे। बट क्योंकि 1848 एक बहुत ज़्यादा गंदा ईयर निकला, इस कारण क्या हुआ कि ये जो बैरिकेड्स थे इसको लगाया गया और लुइस फिलिप को इतना ज़्यादा फोर्स किया गया कि आपसे ये जो गद्दी है संभल नहीं रहा, आप प्लीज़ यहाँ से हट जाइए। तो इन लुइस फिलिप को इतना मजबूर किया गया कि ये इनको चुपके से भागना पड़ा, ठीक है। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 28, यानी कि 1848 में एक नेशनल असेंबली बनी। वहां पे सारे मेल्स जो कि अबव 21 थे, ठीक है, अबव 21 थे, इन्हें एक सफरेज दिया गया, ठीक है, इन्हें वोटिंग का अधिकार दिया गया, इन्हें कुछ राइट्स दिए गए और इन्हें राइट टू वर्क दिया गया, यानी कि इन्हें काम का अधिकार है, ये चीज बताया गया। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वे सेटअप। लुइस फिलिप को जब हटाया गया तब उसके बाद नेशनल वर्कशॉप्स भी लगाए गए बहुत टाइम के लिए, बहुत दिनों के लिए, जिसमें लोगों को क्या दिया जाने लगा, जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी देने जाने लगा, ठीक है। कब? जब ये नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ तब सारे अडल्ट मेल्स जो कि 21 के ऊपर थे उन्हें वोटिंग का अधिकार, उन्हें राइट टू वर्क दिया गया और साथ ही में नेशनल वर्कशॉप्स को बिठाए गए जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करी, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सिलेसिया रिवॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जो ये स्लाइड है ये थोड़ा ये वो हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं सिलेसिया की रिवॉल्ट, ठीक है। अर्लियर इन 1845, यानी कि 1848 से पहले हम 1845 की एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक सिलेसिया जो था वो एक विलेज था, ठीक है। क्या था? वो एक विलेज था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि वीवर्स इन सिलेसिया, वीवर्स लोग वो होते हैं जो कि बुनाई का काम करते हैं। तो जो सिलेसिया के वीवर्स थे उन्होंने एक एक रिवॉल्ट छेड़ा, किसके अगेंस्ट? कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। कॉन्ट्रैक्टर्स हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल, जो उन्हें क्या करते थे, जो उन्हें रॉ मटेरियल ला के देते थे, ठीक है, वीवर्स को ला के देते थे। लाइक अगर मान लीजिए कि चाय बनाना है, ठीक है, तो चाय के लिए चाय पत्ती, चीनी, ये सब उन्होंने ला के दे दिया। कौन ला के दिया? कॉन्ट्रैक्टर्स। उसी तरीके से कपड़े बनाना है तो कॉटन वगैरह ये जो रॉ मटेरियल है वो कॉन्ट्रैक्टर्स वो वीवर्स को ला के जाके देते थे और उन्हें ऑर्डर देते थे, कहते थे कि आप इस चीज को फिनिश करिए टाइम में, ठीक है। ऑर्डर देते थे फिनिश करने को। उसके बाद क्या किया इन्होंने, सडनली 1845 में जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स थे इन्होंने वीवर्स की जो पेमेंट थी ना वो रिड्यूस कर दी, वो भी ड्रास्टिकली। यानी कि सपोज अगर उन्हें 50 रुपीज दी जा रही थी तो एकदम ड्रास्टिकली यानी कि काफी हद तक घटा देना, तो 20 कर दिया गया, ठीक है। ये कुछ कंपैरिजन था। तो उस टाइम पे जर्नलिस्ट विलियम वॉल्पे वो उस टाइम की जो घटना हुई थी, जो रिवॉल्ट हुआ था, उसको दिखाते हुए ये जो सिलेसियन रिवॉल्ट है, जो सिलेसिया विलेज का इवेंट है, इसको डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि ये जो विलियम वॉल्प थे इन्होंने काफी अच्छे से इन चीजों को डिस्क्राइब करी है, इसीलिए इनका जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपा था इसको उठा के इस बुक में इंसर्ट किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इन दीज विलेजेस, देखिए इन गाँव में क्या था, विद 18,000 इनहेबिटेंट्स, यानी कि 18,000 लोग जो थे वो यहाँ पे रह रहे थे। कितने? 18,000, ठीक है। कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, यानी कि एक कॉटन वीविंग एक ऐसी काम थी जो कि यहाँ पे मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन थी, यानी कि लोगों का व्यवसाय ज्यादा क्या होता था? कॉटन वीविंग। जैसे कभी कभी होता है कि हम कभी कभी इंडिया के किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ पे कोई काम बहुत फेमस होता है, लाइक कि अगर हम असम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे चाय की जो खेती है वो बहुत फेमस होती है।
तो वहाँ के मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते रहते हैं, वहाँ के मोस्ट ऑफ द लोग चाय की खेती करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो गांव है, सिलेसिया गांव है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग कॉटन वीविंग कर रहे हैं। ठीक है, the misery of the worker is extreme. The desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractor to reduce the prices of goods they order. ठीक है, इन्होंने क्या किया, ड्रास्टिकली क्या किया, इन्होंने क्या किया कि जब नंबर बढ़ने लगे तो लोगों को जॉब की तलाश थी। अब लोगों को जॉब की तलाश थी और जॉब का नंबर कम था, तो इन कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, सबको जॉब देके, और साथ ही में अगर उनके पास कॉन्ट्रैक्टर्स के पास ऑप्शन है तो वो क्या करेंगे, जिनको काम दे रहे हैं उनको अब कम पैसे में देंगे। अगर वो कोई काम किसी से 400 रुपीज में करा ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि सपोज उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, तो वो काम अगर कोई 300 पे भी रेडी हो गया तो वो 300 पे करा देगा। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था और काम कम था। तो ये जो डेस्परेट नीड थी जॉब्स की, यानी कि सारे लोगों को जॉब चाहिए था, कोई कितने में भी काम करने को तैयार था, इस कारण जो पहले से वीवर्स को काम दिया गया था उनका भी पेमेंट सडनली क्या हुआ, उनका भी पेमेंट सडनली घटा दिया गया। तो क्या होता है, ऑन 4 जून, यानी कि हम बात कर रहे हैं 1845 की 4 जून की 2 बजे की, ठीक है, 2 बजे की बात कर रहे हैं। ए लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स, एक लार्ज नंबर ऑफ क्राउड में जो वीवर्स हैं वो निकले अपने घरों से, ठीक है, जो बुनाई करते थे वो अपने घरों से निकले और उन्होंने मार्च किया, एक लंबी कतार में मार्च किया। और कहाँ गए, ये गए कॉन्ट्रैक्टर के घरों तक। द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेस, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्टर के घरों तक गए और इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे लो वेज नहीं चाहिए, मुझे हायर वेज चाहिए, आप मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा दो, ठीक है, जितना मिलता था मुझे वो चाहिए। तो वो वहां पे गए ना, जब वीवर्स वहां पे गए तो दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रीट्स अल्टरनेटली। उन्हें उल्टा क्या किया है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने थे उन्होंने उल्टा उसे धमकी दे दिया, ठीक है, धमकी दे दिया, डांट वाट के भगाने का ट्राई किया, ठीक है। कौन, कॉन्ट्रैक्टर डाटा किसे, वीवर को। फॉलोइंग दिस एक ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इनटू द हाउस। अब क्या हुआ, अब इस कारण क्या हुआ कि लोगों के बीच में काफी क्लैश हो गया और दंगा टाइप का भड़क गया और उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप ऑफ पीपल ने क्या किया कि इन्होंने इनके घर में घुस गए, यानी कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस गए, कौन, वीवर्स के एक ग्रुप, ठीक है। स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, फर्नीचर्स, प्रोक्लेन, यानी कि उनके फर्नीचर्स, उनके विंडो, ये सब चीजों को तोड़ दिया गया, ठीक है। अनदर ग्रुप ने क्या किया, ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, उनके स्टोर हाउस में घुस गए, ठीक है, एंड प्लंडर्ड इट ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लॉथ व्हिच दे टोर टू। अब उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने सप्लाई दिया था, यानी कि जो उन्होंने कम पैसे से काम कराए गए थे, या जो पैसा जो काम है वो इकट्ठा करके कॉन्ट्रैक्टर ने रखा, यानी कि कुछ जगह से वो गए और वो जो अपना काम है वो इकट्ठा करके लाए और उन कपड़ों को एक स्टोर हाउस में उन्होंने रखा था, किसने, कॉन्ट्रैक्टर ने। तो वीवर ने क्या किया, उसमें एंटर करके उन्होंने क्या किया, उस सारे कपड़ों को फाड़ के एकदम बिल्कुल श्रेड्स, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े में फाड़ दिया, ठीक है। The contractor fled with his family to a neighboring village. अब इन कॉन्ट्रैक्टर को देखा कि ये जो वीवर्स है वो काफी नंबर में है और यहाँ पे हमें जान की भी खतरा हो सकती है, ठीक है, हमें यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो इन्होंने जल्दी से जैसे तैसे इन्होंने अपने फैमिलीज को लेके अपने बगल के गांव में भाग गए, ठीक है। विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच ए पर्सन। और साथ ही में ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे, इनका जो इमेज था, इनका बदनामी काफी ज्यादा हो चुका था, क्योंकि ये लोग अब ज्यादती करने लगे थे लोगों के ऊपर। तो बगल वाले गांव ने भी इन लोगों को शेल्टर देने से मना कर दिया, ठीक है। He returned 24 hours later having requestioned the army in the exchange that following 11 weavers were shot. यानी कि इसके बाद ये लोग 24 घंटे के बाद आए और साथ ही में ये लोग आर्मी का हेल्प लेके आए। इन्होंने आर्मी को बोला कि हमारा जान जो है वो खतरे में है, आप जो है हमारा हेल्प करो। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जब ये क्लैश हुआ तो इसके रिजल्ट में जो 11 वीवर्स थे, ठीक है, यानी कि जो वीवर्स थे जो बुनाई करते थे वो यहाँ पे सिलेसियन रिवॉल्ट में मारे गए थे, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हम लोग इतना पढ़ने के बाद कि किस तरीके से जो यूरोप में 1848 में हंगर हार्डशिप था, ठीक है, किस तरीके से रिवॉल्ट हुआ था 1845 में सिलेसिया का, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। हिस्ट्री में कभी भी जो डेट्स मेंशन रहती है वो काफी इंपॉर्टेंट डेट्स रहते हैं। कभी से जब जब से हम लोग पढ़ रहे हैं 1830, ठीक है, या फिर 1830 के पहले के जो भी डेट्स पढ़े उसमें हमेशा कोई ना कोई इवेंट हुआ है, ठीक है। फिर से कोई इवेंट होने वाला है 1848 में जब हम पढ़ रहे हैं द रिवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स, ठीक है, डेट्स सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम देखते हैं पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन ईयर 1848। यानी कि एक तरफ किसका चल रहा था रिवॉल्ट, एक तरफ गरीब का जो कि खाने के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए कर रहे थे रिवॉल्ट, अनएम्प्लॉयड जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए रिवॉल्ट कर रहे थे, ठीक है। ऐसे पीजेंट्स जो कि भूखे हैं, ऐसे वर्कर्स जो कि भूखे हैं, ये सारे 1848 में जो रिवॉल्यूशन है, जो रिवॉल्ट है वो कर रहे थे, ठीक है।
तो इस टाइम में क्या हुआ कि इसी रिवॉल्ट के पैरेलल एक एडुकेटेड मिडिल क्लास भी आया और उन्होंने एक रिवॉल्यूशन करा। यानी कि ये सब चल रहा था, साथ ही में ये एडुकेटेड मिडिल क्लास भी आए और उन्होंने एक रिवॉल्यूशन करा जो कि अब अंडरवे था, यानी कि अब प्रोसेस में था। ठीक है, अब देखो, events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। यानी कि क्या हुआ 1848 में, जब लुइस फिलिप को इन्होंने फोर्स किया, फ्रांस के लोगों ने फोर्स किया कि आप गद्दी छोड़ के जाओ, उन्हें भागना पड़ा। तो 1848 के बाद जो मोनार्क की एब्डिकेशन है ना, वो तो तय हो गई थी। यानी कि जो मोनार्क की एब्डिकेशन है वो अच्छे तरीके से बंद हो चुका था मोनार्क। ठीक है, मोनार्क के खिलाफ लोगों के मन में बहुत सारा जो भावना वो आ चुका था। एंड ए रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम। यानी कि एक रिपब्लिक बेस्ड सरकार है। ठीक है, एक रिपब्लिक बेस्ड सरकार है जिसमें क्या यूनिवर्सल मेल सफरेज इज अ थिंग, जहाँ पे क्या हमने पढ़ा कि 21 ईयर के बाद जो मेल्स थे इन्हें राइट टू वोट दिया गया। ठीक है, ताकि ये राइट टू वोट कर सके और ये गवर्नमेंट को चुन सके, और साथ ही में इन्हें राइट टू वर्क दिया गया। ठीक है, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल मेल सफरेज। वो चाहे पुअर हो, रिच हो, कोई भी हो, वो अबव 21 जो थे वो उन लोगों को वो राइट मिलने वाला था, उन्हें वर्कशॉप में काम मिलने वाला था, राइट टू वर्क था, राइट टू वोट था। ठीक है, फिर हम देखते हैं इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप के और भी अदर पार्ट्स में, वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, जहाँ पे अभी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स थे भी नहीं। ठीक है, यानी कि ये लोग आज़ाद थे भी नहीं है नेशन स्टेट, जैसे जर्मनी, इटली की बात हो गई, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की बात हो गई। ठीक है, यहाँ के भी लोग जो मेन और वुमेन थे ऑफ लिबरल मिडिल क्लास मैंने पढ़ाया था कि जो लोग अपनी आज़ादी चाहते थे, जिनका यह थॉट था, उन्हें लिबरल मिडिल क्लास में हम रखते थे। इन्होंने भी, जहाँ पे ये लोग नेशन स्टेट के थ्रू फ्री थे भी नहीं, ये लोग भी कहीं ना कहीं मोनार्कियल फॉर्म के अंदर में थे, इन्होंने भी अब ये डिमांड करा कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन वाला नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए। यानी कि एक एक बुक बने, एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, एक संविधान बने जिसके अंडर में सारे लोग सेम हो। ठीक है, ये रूल जो है वो लाया जाए जिससे हमारा जो नेशनल यूनिफिकेशन है वो हो सके, यानी कि जो पूरा देश है वो यूनिफाई यानी एकत्रित हो सके, एकजुट हो सके। They took advantage of the growing popular unrest to push their demand for the creation of nation state on parliamentary principles, एक constitution, freedom of the press and freedom of the association। अब देखो 1848 में क्या हो रहा था, 1848 में हर जगह रिवॉल्ट हो रहा था, लोग जो है हर जगह रिवॉल्ट कर रहे थे क्योंकि उनके पास खाने को नहीं था, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं था। तो इसी का एडवांटेज लेते हुए ऐसे लोग जो कि मोनार्कियल फॉर्म के अंदर बंद थे, अभी भी एक फ्री नेशन स्टेट नहीं थे, इन्होंने इसका फायदा उठाया और साथ ही में ये लोग भी फोर्स करने लगे कि हमें भी नेशन स्टेट का दर्जा दिया जाए, जिसका जो प्रिंसिपल है वो किस चीज पे चले, वो एक पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे चले। देखिए हर जगह जो चेंजमेंट आ रही थी वो इस पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे ही चेंज आ रही थी कि जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, क्या हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, साथ ही में प्रेस की आज़ादी और साथ ही में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी आप कोई भी एक सभा बना के वहां पे जाके मीटिंग कर सको, किसी बारे में चर्चा कर सको। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन, सभा। ओके, तो हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि इसी का एडवांटेज लेते हुए ऐसे देश जैसे कि जर्मनी, ठीक है, इटली, पोलैंड, ये लोग अभी भी नेशन स्टेट नहीं थे, इन्होंने इसका फायदा उठाते हुए इन्होंने बोला कि नहीं, हमें भी नेशन स्टेट चाहिए जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, जिसमें एक कोई पार्लियामेंट होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, वहाँ पे प्रेस की आज़ादी होगी, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होगा। ठीक है, इन द जर्मन रीजन ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर वेर मिडिल क्लास प्रोफेशनल। यानी कि जर्मन रीजन में क्या हो रहा था कि एक लार्ज नंबर में पॉलिटिकल एसोसिएशन बने। देखिए जर्मन अभी फ्री नहीं था, लेकिन अब ये लोग मांग कर रहे थे, अब ये लोग स्टार्ट कर दिए थे। तो ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है, यानी कि एक ऐसा सभा बना, ठीक है, एक ऐसा असेंबली बना, ठीक है, जहाँ पे क्या ये लोग चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे जहाँ पे चर्चा कर रहे थे ये लोग पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल हुज मेंबर्स पे, जिसके मेंबर्स क्या थे, जिसके मेंबर्स थे मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स, यानी कि ऐसे प्रोफेशनल जो कि मिडिल क्लास से आते हैं, जैसे बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, या फिर ऐसे आर्टिजन्स, ऐसे पेंटर्स वगैरह जो कि प्रॉस्पेरस यानी हर चीज़ से, वेल्थ से, हेल्थ से, सब चीज़ से स्ट्रांग है। ये सारे इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट आए। यहाँ ये कहाँ पे आए, ये आए एक साथ मिलके सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में, एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब ये जो जर्मन का नेशनल असेंबली है इसके लिए वोट करेंगे। ठीक है,
जो नेशनल असेंबली है इसके लिए वोट करेंगे। ठीक है, क्या हुआ, जो जर्मन था वो एक नेशन स्टेट नहीं था, बट क्योंकि 1848 में हर जगह रिवॉल्ट चल रहा था, इसका फायदा उठाते हुए इन्होंने आवाज उठाया कि हमारा भी जो जर्मन है उसका एक नेशनल यूनिफिकेशन होना चाहिए, वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये करा कि एक लार्ज नंबर, मतलब बहुत सारे संख्या में जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है, यानी कि ऐसी सभाएं जहाँ पे पॉलिटिक्स के बारे में बात हो सके, वैसे सभाओं का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जिसके मेंबर कौन थे, जिसके मेंबर थे बिजनेसमैन, जो धनी आर्टिसंस थे, पेंटर थे, डांसर थे। ठीक है, जो मिडिल क्लास के प्रोफेशनल थे, ये सारे के सारे जर्मन के एक फ्रैंकफर्ट सिटी में आते हैं। कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट सिटी में। और इन्होंने सबने डिसाइड किया कि ये ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, यानी कि एक असेंबली बनेगा जो कि पूरे जर्मन के लोग के लिए रहेगा, और ये इसके लिए वोट करेंगे कि ऐसा होना चाहिए। इन्होंने सबने वोट करी इस चीज के लिए, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इस बेसिकली जो लेक्चर का ये टॉपिक था, ठीक है, वो ये था हंगर हार्ट्स एंड रिवोल्ट, और साथ ही में था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इज वाई सो इम्पोर्टेंट, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जो फ्रैंकफर्ट है ये एक सिटी है। ठीक है, कहाँ की सिटी है, जर्मन का सिटी है, जहाँ पे सारे जर्मन के लोग आए, पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, और इन्होंने वोट करा कि एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, एक नेशनल पार्लियामेंट जर्मन का भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज ए कंट्रोल, यानी कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए ये चीज हुआ। ठीक है, ये रिवॉल्ट जो है वो हुआ, और कहीं ना कहीं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो था, यानी कि फ्रैंकफर्ट में जो पार्लियामेंट इन्होंने बनाया, जो असेंबली बनाया, ठीक है, वहां पे जो पॉलिटिकल राइट्स था वुमेन के लिए अब भी एक कंट्रोल था। ठीक है, यानी कि ये जो वुमेन ये है क्लास है, ये वुमेन क्लास को अभी भी हर जगह दबाया जा रहा था। यानी कि इन्हें जो राजनीतिक राइट्स है वो उन्हें मतलब नहीं हो रही थी, ये इशू थी। ठीक है, ये इशू थोड़ी सी कंट्रोल आई थी 18 मई 1848 में। क्या हुआ कि 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convent in the Church of St. Paul। ठीक है, तो जब सबने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए वोट करा कि एक पार्लियामेंट होना चाहिए जो कि जर्मन के लिए डिसीजन ले सके, तो ये क्या हुआ कि ये ऐसा हुआ कि जो देखिए, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो पॉलिटिकल राइट्स है वुमेन का अभी भी एक कंट्रोल है। ठीक है, यानी कि वुमेन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। 18 मई 1848 के बारे में हम पढ़ते हैं कि 831, यानी कि 831 ऐसे लोग हैं जिन्हें चुना गया था, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है, जिन पे वोट हुई है। ठीक है, 831 लोग जो थे, ये लोग आए और इन्होंने अपनी जगह ली कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, ये कहाँ पे था, ये कहाँ पे बैठाया गया, या कहाँ पे सेटअप किया गया, ये सेटअप किया गया चर्च ऑफ सेंट पॉल्टी, यानी सेंट पॉल्टी नामक एक चर्च थी, यहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की प्लेस रखी गई। ठीक है, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे मार्च करते करते हुए आए और इन्होंने यहाँ पे जगह लिया। ठीक है, अब इस 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें लोगों ने चुना था, जिन्हें लोगों ने वोट करके चुना था, जैसे हम यहाँ पे अपने लीडर को चुनते हैं, हमारा जो पार्लियामेंट है सेम वैसे ही, तो इन्होंने सबने मिलके, जो 831 थे, इन्होंने मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यानी कि इन्होंने एक संविधान बनाया जो संविधान जर्मन के लिए था। ठीक है, नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्क सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट, यानी कि नेशन था एक जर्मन नेशन जो कि मोनार्की के थ्रू हेड किया जा रहा था, बट ये सब्जेक्ट था पार्लियामेंट का। ठीक है, When the deputies offered the crown of these terms to Frederick William Ford, यानी कि जब ये सब चीजों को, ठीक है, ये सब चीजों को जब किंग ऑफ प्रूसिया को बताया गया, फ्रेडरिक विलियम फोर को, तो ये जो फ्रेडरिक विलियम फोर है, इन्होंने इस चीज को रिजेक्ट करा। यानी कि ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बन रहा था जर्मन के लिए, इन्होंने इसका साफ साफ विरोध किया, और ये जाके मिल गए दूसरे मोनार्की से जो लोग इस इलेक्टेड असेंबली का विरोध कर रहे थे। यानी कि जो मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे ना, वो शुरू से ही जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था इसको अपोज कर रहा था। तो जब इन लोगों ने जर्मन नेशन का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जो कि जर्मन नेशन के लिए हो, और ये जब ये क्राउन को लेके, मतलब ये डिप्यूटीज ऑफर किए किसको, फ्रेडरिक विलियम फोर को, जो कि प्रूसिया के किंग है, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया और ये जाके ज्वाइन कर गए और अदर मोनार्क्स को जो कि अपोज कर रहे थे इलेक्टेड असेंबली को। ठीक है, While the position of aristocracy and military become stronger, जैसे जैसे ये जो अरिस्टोक्रेट थे और मिलिट्री थे ये स्ट्रॉन्गर होते जा रहे थे, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। ठीक है, ये जो है कि जो अपोजिशन में अरिस्टोक्रेट थे, अरिस्टोक्रेट कौन थे, ये ऐसे लोग थे जो कि मतलब ऐसा मानते थे कि जो हमारा ट्रेडिशन है वो मोनार्की है, यानी कि राजा का राज्य हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे जो अपोजिशन था वो स्ट्रॉन्गर होते जा रहा था, मिलिट्री अरिस्टोक्रेट जो बेसिस था पार्लियामेंट का, यानी कि लोगों के मन में जो पार्लियामेंट का थिंक था कि पार्लियामेंट होना चाहिए, तो ये और मतलब स्ट्रांग होते जा रहा था। ठीक है,
The parliament was dominated by the middle classes who resisted the demand of the workers and artisans and consequently lost their support. यानी कि जो पार्लियामेंट था इसमें मैक्सिमम जो पावर था वो मिडिल क्लास के हाथ में था, यानी कि यहाँ पे मिडिल क्लास का दबदबा था। वो क्या कर रहे थे, ये जो मिडिल क्लास लोग थे, ठीक है, सबसे पहले बात ये है कि ये जो अरिस्टोक्रेट और मिलिट्री था ये इसके अपोजिशन में था। इसके कारण क्या होता कि पार्लियामेंट का जो ये था, मतलब इसके अपोजिशन में लोग स्ट्रांगली खड़े हो रहे थे। दूसरी बात क्या है कि ये जो पार्लियामेंट था उसको कौन डोमिनेट कर रहा था, उसको डोमिनेट कर था मिडिल क्लास के लोग। तो ये जो मिडिल क्लास के लोग ये डोमिनेट कर रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे, ये छोटे छोटे वर्कर और आर्टिसंस का जो डिमांड है ना उसको मना कर दे रहे थे। ठीक है, वो लोग जो डिमांड कर रहे थे उसको इग्नोर कर दे रहे थे, जिस कारण इन्होंने इसका भी सपोर्ट खो दिया। यानी जो छोटे छोटे ग्रुप थे, वर्कर आर्टिसंस, जो पुअर लोग थे, इनका सपोर्ट इन्होंने खो दिया, लॉस्ट देयर सपोर्ट। इन द एंड ट्रूप्स वेर कॉल्ड इन द असेंबली एंड फोर्स्ड टू डिसबैंड। अब बता रहा है कि एंड में क्या हुआ कि क्योंकि अब ये जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था ये दूसरे मोनार्की से जाके मिल गए, अरिस्टोक्रेट स्ट्रांग हो गया, मिलिट्री स्ट्रांग हो गया, जो छोटे छोटे वर्कर्स आर्टिसन थे इनका बात नहीं माना गया, तो ये लोग अपोज हो गए। तो इसके रिजल्टेंट में क्या हुआ कि ट्रूप्स को बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया और असेंबली को बंद कर दिया गया, असेंबली को फोर्सफुली बंद कर दिया गया। ठीक है, कुछ कमियां आई थी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये था, कुछ ऐसा फिगर है आपके बुक में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू ए वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन। यानी कि अभी भी जो वुमेन का राइट था ना वो हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहा हुआ है। ठीक है, विद इन द लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। यानी कि जब ये मूवमेंट हो रहा था 1848 में, जब ये लिबरल मूवमेंट हो रहा था, तो पहली बार इतिहास में एक चेंजमेंट देखा गया था कि इस बार जो वुमेन की नंबर थी ना, वुमेन की संख्या थी वो काफी ज्यादा थी पिछले सालों से जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था। अब जो था वो कहीं न कहीं एक्सटेंड हुआ था पॉलिटिकल राइट वुमेन का, यानी कि वुमेन जो पहले से दबाई जा रही थी, उनको कहीं न कहीं पॉलिटिकल राइट में थोड़ी-सी छूट, थोड़ा-सा उनका जो पद है, उनका जो प्लेस है समाज में वो बढ़ा था। क्योंकि अब 1848 में क्या हो रहा था कि वुमेन जो है वो अपना भी पॉलिटिकल एसोसिएशन बना रही थी, यानी कि ऐसा सभा बना रही थी जहाँ पे वुमेन जो थी वो पार्टिसिपेंट थी और वो वहाँ पे जाके देश की पॉलिटिक्स के बारे में बात करती थी। ठीक है, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। यानी कि ये लोग न्यूज़पेपर भी बना रहे थे। ठीक है, और साथ ही में बहुत सारे वुमेन जो थी वो पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट कर रही थी और साथ ही में डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि जब कोई भी आंदोलन होता था तो उसमें भी बहुत सारे वुमेन अब पार्टिसिपेट करने लगी थी। अब वुमेन बहुत ज़्यादा पीछे रहने वाली नहीं थी 1848 से, जो वुमेन के पॉलिटिकल राइट्स थे और बहुत सारे राइट्स में इजाफा होने लगा था। ठीक है, इसके बावजूद भी डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट। यानी कि इन्हें वोटिंग का अधिकार अभी भी नहीं मिला। ठीक है, इसके बावजूद भी इन्हें वोटिंग का अधिकार अभी भी नहीं मिला, किसे, वुमेन्स को, ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ द असेंबली। ठीक है, जब इलेक्शन हुआ तो इन्हें वोटिंग का अधिकार अभी भी नहीं मिला। यहाँ तक कि जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात चल रही थी चर्च ऑफ सेंट पॉल में, तो जो वुमेन थी वो आई तो थी, ये आई थी, बट ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह विजिटर गैलरी में खड़ी थी, यानी कि इन्हें बैठने का भी प्लेस नहीं था। जैसे आप देख रहे हो, सपोज ये असेंबली है। ठीक है, इस असेंबली में यहाँ पे 831 इलेक्टेड लोग बैठे हैं, तो जो ये ऊपर में है ना, ठीक है, ये एक विजिटर गैलरी है। ठीक है, ये क्या है, ये एक विजिटर गैलरी है। तो यहाँ पे आप अपने बुक में देखोगे कि यहाँ पे वुमेन्स जो है वो लार्ज नंबर में स्टैंड कर रही हैं, बैठी भी नहीं है, खड़ी हुई हैं। यानी कि पूरे पार्लियामेंट में वुमेन गई तो थी बट इन्हें इक्वल राइट नहीं था। इन्हें एक तो वोटिंग का अधिकार नहीं और दूसरा ये कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वुमेन विजिटर गैलरी में उतने देर तक, जितने देर तक मीटिंग खड़ा रहा, बस ऑब्जर्वर के तौर पर खड़ी रही। उन्होंने ना कुछ बोला, उनका डिसीजन ना कुछ सुना गया, वो बस सुनती रही, देखती रही कि हाँ क्या हो रहा है, बस वो एक एज एन ऑब्जर्वर वहां पे खड़ी थी। ठीक है, दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वेर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848। तो क्या हुआ कि 1848 में बहुत उथल पुथल तो हुआ, बट क्योंकि कमी थी, क्या कमी थी, एक ये कमी थी कि एरिस्टोक्रेट और मिलिट्री उधर स्ट्रांग हो गया, दूसरी ये कमी थी कि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था उसमें मिडिल क्लास का दबदबा था, तो इन्होंने छोटे छोटे आर्टिसन वर्कर्स, इन लोगों की बातों को इग्नोर कर दिया, वुमेन को राइट नहीं दिया। तो इसके रिजल्टेंट में क्या हुआ कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी, यानी कि जो राजा की पावर थी, राजा की मोनार्कियल फॉर्म थी, या फिर ऐसे लोग जो कि मोनार्कियल फॉर्म को सपोर्ट करते थे, वो कहीं ना कहीं 1848 में इस मूवमेंट को दबाने में सफल हुए। ठीक है, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। ठीक है, यानी कि were able to suppress liberal movement in 1848, they could not restore the old order। यानी कि ये फिर से, ये जैसा चाह रहे थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, वैसा वो नहीं कर सके। ठीक है,
अब क्या है कि monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting consensus to liberal nationalist revolutionaries। यानी कि ये बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे मोनार्कियल फॉर्म ने अच्छे से सप्रेस जरूर कर लिया था, बट कैसे, जब हम रेवोल्यूशन करने लगे तो ब्रिटिशर्स को ये अंदाजा लग गया था कि अब इंडिया वाले मानने नहीं है, ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं या तो संधि करना पड़ेगा या तो छोड़ना पड़ेगा देश को, इंडिया को, ठीक है। तो वैसे ही जो मोनार्कियल फॉर्म थे, ये लोग, इन लोगों को भी अब रियलाइज ऐसा होने लगा था कि ये जो रिवोल्यूशन और रिप्रेशन रिप्रेशन यानी दबाने का जो साइकिल चल रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है हम दबा रहे हैं, रिवोल्यूशन हो रहा है हम दबाए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ग्रांटिंग कंसेशंस के थ्रू एंड होने वाला है, जहाँ पे हमें लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, ठीक है, इनका बात तो कुछ ना कुछ मानना तो जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो हेंस क्या हुआ कि इन द ईयर्स आफ्टर 1848 यानी कि 1848 के बाद the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815। यानी कि ऐसे मोनार्कीज जो कि 1848 में ईस्टर्न यूरोप में थे, सेंट्रल और ईस्टर्न यानी कि ईस्ट, ये यूरोप है, ठीक है, इसका जो सेंट्रल हिस्सा था और इसका जो ईस्टर्न हिस्सा था, दिस वन इज आई थिंक वेस्ट एंड दिस वन इज ईस्ट, ठीक है। तो जो ईस्टर्न हिस्सा था, वेस्टर्न हिस्सा पहले से कुछ चेंजेस लाया था, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी शांति थी। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो मोनार्किस्ट थे उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए, ताकि कहीं ना कहीं इनका सिस्टम जो था वो स्टेबल हो सके, इतने सारे रिवोल्यूशंस ना हो, ठीक है। द सर्वडम एंड द बॉन्डेड लेबर वेयर अबॉलिश्ड, यानी कि क्या हुआ कि जो सर्वडम और बॉन्डेड लेबर थे, यानी कि ऐसे लेबर जिन्हें बांध के काम करवाया जाता था राजा के द्वारा, इन लोगों के द्वारा, इस चीज को अबॉलिश किया गया, ताकि कुछ हद तक जो स्थिति है समान हो। कहाँ पे? हाब्सबर्ग डोमिनियन एंड रसिया, यानी कि हाब्सबर्ग में और साथ ही में रसिया में इस चीज को बंद किया गया। The Habsburg ruler granted more autonomy to the Hungarians in 1867, यानी कि हाब्सबर्ग के जो रूलर थे उन्होंने बहुत सारे अब राइट्स दिए थे हंगरी, हाब्सबर्ग जो था वो हंगरी पे रूल करता था, ठीक है, हाब्सबर्ग के जो राजा थे वो हंगरी पे रूल करते थे, जिस कारण हंगरी के राइट को दबाया जाता था। तो हंगेरियंस को 1867 में बहुत सारे जो ये राइट है उस चीज को, बहुत सारे को फ्री दिया गया था, ठीक है, बहुत सारी चीजों को फ्री किया गया था। जहाँ पे ये जो फोटो है ये हंगेरियंस की है, ठीक है, ये हंगरी से ये फोटो आती है, ये इनके नेशनल डे की फोटो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, लाइक करेंगे हमारे चैनल फ्यूचर बिल्डर को। थैंक यू सो मच।